सीधी सी बात है, अगर आपका धंधा, आपकी दुकान लॉस में जा रही हो तो क्या आप दूसरे की दुकान देखने जाएंगे और उनको पैसे देंगे धंधा करने के लिए? नहीं। पर यही हो रहा है शार्क टैंक में। शुगर कॉस्मेटिक्स ने 2023 में 420 करोड़ का रेवेन्यू किया था और सामने 76 करोड़ का लॉस किया था। ओयो ने 2023 में 5400 करोड़ का रेवेन्यू किया और सामने ऑलमोस्ट 1300 करोड़ का लॉस किया। कार देखो ने 2023 में 2300 करोड़ का रेवेन्यू किया और सामने 562 करोड़ का लॉस किया। और नमिता थापर की कंपनी एमक्योर पिछले 3 साल से प्रॉफिट में है, उसके पहले वो भी लॉस में थी। लेंसकार्ट 2022 में 102 करोड़ के लॉस में थी, पर अभी 2023 में वो प्रॉफिट में चल रही है। खुद ये सारे लॉस में चल रहे हैं, पर जब ये किसी और को देखते हैं शार्क टैंक में लॉस करते हुए तो ये शॉकिंग रिएक्शंस देते हैं। नो प्रॉफिट, देयर वाज अ लॉस 5 करोड़ का। लॉस कैसे हो रहा है? मतलब आप कहाँ बेच रहे हैं? इनके खुद के बिजनेस चल नहीं रहे, पर वो दूसरों के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, वैसा हम देखते हैं। पर कई सारे स्टार्टअप्स की ये कंप्लेंट है कि टीवी पे शूट के टाइम पे डील हो जाती है, पर हकीकत में उनको पैसे नहीं मिलते। सो ये पैसा मतलब टीवी पे ऐसे दिखाया गया कि ओके ये हो गया है डील, बट अल्टीमेटली यू डिड नॉट गेट द मनी ओनली अभी तक। और सामने शार्क्स की भी ये कंप्लेंट होती है कि पिच के दौरान स्टार्टअप जो नंबर बताते हैं, सेल्स और प्रॉफिट वगैरह, वो असलियत से कहीं दूर होते हैं। When we do the due diligence, the numbers they quoted at the time, they're completely off, not just marginally but substantially off. और दूसरा कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शार्क टैंक में अब नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म होने लगा है। तो चलिए जानते हैं कि शार्क्स को क्या फायदा होता है शार्क टैंक में आकर, जबकि उनके बिजनेस तो लॉसेस में चल रहे हैं, और सामने स्टार्टअप्स को क्या फायदा हो रहा है, और शार्क टैंक देखकर हमें क्या फायदा होगा। चलिए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेपोटिज्म एंड ग्रुपिज्म इन शार्क टैंक। देखिए, शार्क टैंक में हमने ऐसा बहुत बार देखा है कि जो बिजनेस अच्छा कर रहा है, अच्छी सेल्स कर रहा है, अच्छे प्रॉफिट बना रहा है, तो सारे शार्क्स मिलकर वो स्टार्टअप की वैल्यूएशन बहुत कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, नेशर माइल्स करके एक सूटकेस ब्रांड आई थी जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कर रहे थे और अच्छे से ग्रो कर रहे थे। तो सारे शार्क्स ने मिलकर उनकी वैल्यूएशन 400 करोड़ से 200 करोड़ पर लेकर आ गए और उसमें साथ में रॉयल्टी भी ऐड कर दी। और सामने विनीता जी जब अपने हस्बैंड के साथ शुगर की पिच लेकर आते हैं शार्क टैंक में, तब अनुपम उनके बिजनेस में बहुत सारी कमियां भी निकालते हैं, और पीयूष जब उनको सेल्स के बारे में पूछते हैं तब वो 2018 के कुछ और ही नंबर्स बताते हैं। और जबकि शुगर कॉस्मेटिक्स पिछले 2 साल से 76 करोड़ का लॉस कर रहे हैं, तब भी उनको फंडिंग मिल जाती है, और वो भी डबल वैल्यूएशन पे। उन्होंने फंडिंग मांगी थी 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे और मिलती है 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे। एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। आपने सिनेमन किचन वाला एपिसोड देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा कि वो फाउंडर क्लियरली पता चल रहा है कि वो इनएक्सपीरियंस है, और उसके आंसर्स भी ऐसे थे जो सफिशिएंट नहीं थे डील क्रैक करने के लिए, पर फिर भी सारे शार्क्स उनको पेशेंस से सुन रहे थे, और उनका एक इमोशनल अच्छा बॉन्ड बन गया था जो टीवी पर अच्छी टीआरपी ला सकता है, और उसके लिए उनको फंडिंग मिल जाती है। और सामने जब कोई बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, उसके फाउंडर्स भी बहुत स्मार्टली काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, रिकॉर्ड ब्रांड के जो फाउंडर्स थे, उन्होंने कस्टमर एक्विजिशन की बहुत अच्छी ट्रिक अपनाई थी और वो लोग प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे थे। और जबकि वो विनीता की कॉम्पिटिटर ब्रांड है तो उनको फंडिंग नहीं मिलती। और दूसरा कि जब कोई फाउंडर डील को समझने में और आंसर देने में थोड़ा लेट कर देते हैं तो शार्क्स चेक फाड़कर डील कैंसिल कर देते हैं। और मैं ऑफर लेके काफी देर से बैठा हूँ, आप एकदम कंफ्यूज लग रहे हैं, इसलिए मेरा ऑफर डन, आई एम आउट। चलिए एक और एग्जांपल बताता हूँ। एक स्टार्टअप आया था वी हियर करके, जो बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। वो लोग बिजनेस भी बहुत अच्छा कर रहे थे और ग्लोबली हियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। प्रॉब्लम आ रहा है वैल्यूएशन का बॉस, एंड आपको देखना पड़ेगा कि हाउ आर यू वैल्यूइंग मी, क्योंकि वैसा इनोवेटिव टेक बिजनेस स्केल करने में थोड़ा मुश्किल होती है एज कम्पेयर टू अदर D2C ब्रांड्स। डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो दूसरी ब्रांड्स होती है, जैसे कि सिनेमन किचन, गुड गम, रेवेल, ये सारी ब्रांड्स ऐसी है जो टीवी पर उसके एपिसोड एयर होते ही उनके सेल्स अचानक बढ़ने लगती है, जिससे शार्क्स को उनके पैसे बहुत जल्दी वापस मिल जाते हैं। तो फिर इनोवेटिव और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्टअप में इन्वेस्ट ना करना, कॉम्पिटिटर ब्रांड में इन्वेस्ट ना करना, वैल्यूएशन कम कर देना और डिजर्विंग स्टार्टअप्स को फंड ना देकर दूसरे को फंडिंग करना, वैसा बहुत बार देखा गया है। चलिए अब देखते हैं कि शार्क्स को क्या फायदा होता है। देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, आप पैटर्न समझिएगा। शुगर कॉस्मेटिक का 2022 में रेवेन्यू था 222 करोड़ रुपए और 2023 में हो गया 420 करोड़ रुपए। लेंसकार्ट का 2022 में रेवेन्यू था 1503 करोड़ रुपए और 2023 में हो गया 3780 करोड़ रुपए। कार देखो का 2022 में रेवेन्यू था 1600 करोड़ रुपए और 2023 में हो गया 2331 करोड़ रुपए। बोर्ड का 2022 में रेवेन्यू था 2873 करोड़ रुपए और 2023 में हो गया 3400 करोड़ रुपए। कुछ समझ आया आपको? बोट को छोड़कर सारी ब्रांड्स के रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गए।
मतलब कि शार्क टैंक में उनके खुद की ब्रांड की बहुत मार्केटिंग होती है। लगभग हर एपिसोड में वो अपने ब्रांड्स के नाम बोलते हैं, उनके बिजनेस के वीडियोस दिखाए जाते हैं और इवन वो खुद अपनी ब्रांड की पिच भी लेकर आते हैं। और दूसरा कि शार्क टैंक से अब उन्हें पर्सनल ब्रांडिंग मिलने लगी है। वो अलग अलग इंटरव्यूज में जाते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, कपिल शर्मा और केबीसी जैसे टीवी शोज में जाते हैं और इन सब से इन्हें एक सेलिब्रिटी वाली ब्रांडिंग मिलती है और वो खुद भी सेलेब सीईओ वाली वाइब एंजॉय करने लगे हैं क्योंकि उनके फॉलोअर्स भी उतने बढ़ गए हैं और इन सब की वजह से उनकी कंपनी की सेल्स बढ़ती जा रही है और वो आगे जाके उनके लॉसेस कम कर पाएंगे। तो फिर क्यों नहीं आएंगे वो शार्क टैंक में। पर अभी के लिए फिलहाल वो खुद सारे एबिटा लॉस में चल रहे हैं। एबिटा मतलब कि आपके जो भी रेवेन्यू है उसके अंदर से टैक्स, इंटरेस्ट और अगर आप कोई लोन पे कर रहे हो उसे छोड़कर बाकी सारे खर्चे निकाल दो तो जो भी आपके पास बच गया उसे कहते हैं एबिटा, मतलब कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। और हाँ, ऐसी बहुत सारी शार्क टैंक में यूज होने वाली टर्म्स मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में समझाता हूँ, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो बेसिकली शार्क्स अपने और अपनी कंपनी के फायदे के लिए शार्क टैंक में आते हैं, बाकी उनको स्टार्टअप से कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब देखते हैं कि शार्क टैंक से स्टार्टअप्स को क्या फायदा हो रहा है। एक शॉकिंग बात है कि 80% ऑफ द डील जो शार्क टैंक में होती है वो कभी कंप्लीट ही नहीं होती, उनको फंडिंग नहीं मिलती। You got funding on TV and all, but we did not get the funds. Now, you're saying so 95% of the startups did not get funds only. Oh my god. शार्क टैंक में जो भी स्टार्टअप्स आते हैं उनकी पिच अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में शूट हो जाता है और वो टीवी पर आता है जनवरी से लेकर मार्च तक, मतलब कि उनके बीच में 2 महीने का गैप होता है। और दूसरा कि बहुत सारी पिचेस होती है, वो सबको नहीं दिखाया जाता टीवी पर, सिर्फ जिसमें टीआरपी का पोटेंशियल हो उसे ही टीवी पर दिखाया जाता है। Basically, it's to find out कि entertaining होएगा कि स्टोरी है कि नहीं, मसाला है कि नहीं, टीवी पे जा सकता है कि नहीं, टीआरपी के लिए। तो जब तक शार्क टैंक के एपिसोड टीवी पर एयर नहीं होते तब तक 2-3 महीने तक ड्यू डिलिजेंस के नाम पर, डॉक्यूमेंट्स के नाम पर और पेपर वर्क के नाम पर डिले करते रहते हैं। और जब टीवी पर एपिसोड्स आने के बाद स्टार्टअप की सेल्स बढ़ने लगती है और दूसरे भी कोई इन्वेस्टर वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, तब जाके उनको फंडिंग देते हैं ताकि उनको उनके रिटर्न्स मिल सके। और अगर आप अनलकी है और आपकी पिच टीवी पर नहीं दिखाई जाती तो आपको फंडिंग नहीं मिलती। और अगर कोई फाउंडर उनको कांटेक्ट करने की ट्राई करते हैं तो उनको मीटिंग के लिए हफ्तों बाद की डेट दी जाती है और वो मीटिंग में फाउंडर्स को ह्यूमिलेट किया जाता है कि आपका स्टार्टअप बेकार है, आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, और फिर फाउंडर्स भी शार्क्स को छोड़ देते हैं। तो इससे होता यह है कि अगर कोई स्टार्टअप्स को सच में फंडिंग की जरूरत है तो वो फंडिंग की राह देखते देखते उनका धंधा डुबा देंगे। पर अगर किसी को सिर्फ मार्केटिंग और ब्रांड अवेयरनेस चाहिए तो उसके लिए शार्क टैंक बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि बनाना चिप्स वाला स्टार्टअप शार्क टैंक के बाद बहुत अच्छी सेल कर रहा है। फिर ये स्किपी करके जो ब्रांड आई थी वो भी बहुत अच्छी सेल कर रही है और उन्होंने तो अमन को 30 गुना रिटर्न दिया है। और दूसरी एक बात आप नोटिस कीजिएगा कि ये वाले सीजन में शार्क टैंक में D2C ब्रांड बहुत सारी आई है एज कम्पेयर टू इनोवेशन ब्रांड्स। ऐसा नहीं है कि इनोवेशन स्टार्टअप नहीं हो रहे हमारे देश में, वो हो रहे हैं, पर शार्क टैंक में ज्यादा से ज्यादा D2C ब्रांड ही आ रही है, जैसे कि खाने पीने के स्टार्टअप्स, कपड़ों के स्टार्टअप्स और कॉस्मेटिक ब्रांड्स। क्योंकि ऐसी सारी ब्रांड्स की सेल्स शार्क टैंक के एपिसोड एयर होने के बाद बहुत बढ़ने लगती है और ऐसी ब्रांड्स में इन्वेस्ट कर अच्छे रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। मतलब सिंपल है कि अगर आपकी कोई D2C ब्रांड है और आप मार्केटिंग करना चाहते हो तो शार्क टैंक से उत्तम उपाय और कोई नहीं। चलिए अब जानते हैं कि शार्क टैंक देखकर हमें क्या फायदा होगा। देखिए, शार्क टैंक में बहुत ऐसे स्टार्टअप्स आते हैं जिनको देखकर हमें लगता है कि इसमें कुछ दम नहीं होगा, पर जब हम उनके सेल्स नंबर सुनते हैं तब पता चलता है कि ये लोग महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। उसका मतलब कि जब भी हमें कोई भी बिजनेस करने का आइडिया है तो उसकी डिटेल रिसर्च करना, उसका टारगेट मार्केट क्या होगा वो जानना, उसमें कोई कॉम्पिटिटर या कोई दूसरी ब्रांड है कि नहीं वो देखना, और वो प्रोडक्ट किस तरीके से हम बेचेंगे, उसमें कितनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसको मैन्युफैक्चर हम खुद करें या किसी और से करवाएं, और उसमें सच में कोई ब्रांड बन सकती है या नहीं, वो सब हमने शार्क टैंक देखकर ही सीखा है। एटलीस्ट मैंने तो ये सारी चीजें शार्क टैंक देखकर ही सीखी है। तो ये एक फायदा है। दूसरा कि शार्क टैंक में जो भी स्टार्टअप्स आते हैं उसे देखकर हमें भी कोई आइडिया आ सकता है बिजनेस का जिसकी मार्केट में शायद कोई नीड हो, और फिर उस पर आगे काम करके हम अपना बिजनेस बना सकते हैं। तीसरा फायदा ये है कि लोग किस तरीके से बिजनेस बनाते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं, कैसे कस्टमर एक्वायर करते हैं, कैसे प्रोडक्ट में डिफरेंशिएटर बनाते हैं, और ये सब देखकर हमें भी सीख मिलती है और वो हम अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक फायदा है। चौथा, शार्क टैंक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपके पास आपकी कोई D2C ब्रांड है या फिर कोई स्टार्टअप है तो फिर शार्क टैंक में जाइए, बहुत अच्छी मार्केटिंग हो सकती है, और अगर आप लकी हुए तो फंडिंग भी मिल सकती है। देखिए, जैसे शार्क टैंक के जजेस की कंपनीज लॉसेस में जा रही है और शार्क टैंक में जो नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म होने लगा है उसके चलते शार्क टैंक में मेरे हिसाब से अब जजेस चेंज करने चाहिए। मेरे ख्याल से किशोर बियानी जी को ला सकते हैं जो D2C ब्रांड के मास्टर कहलाए जाते हैं।
जिन्होंने बिग बाजार शुरू किया था, और अभी दूसरे भी ब्रांड्स वो ओन करते हैं, जैसे कि ब्रांड फैक्ट्री, होम टाउन जो एक फर्नीचर ब्रांड है, और सेंट्रल मॉल्स। फिर संजीव बिखचंदानी, उनको भी शार्क टैंक के जज बनाया जा सकता है, जो Naukri.com के फाउंडर है, और दूसरी भी कंपनी जैसे कि जीवनसाथी.com, 99acres.com और शिक्षा.com वो भी उनका है। फिर यशिश दहिया जो पॉलिसी बाजार के फाउंडर है, वो भी बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर है। फिर कुणाल शाह जो क्रेड के फाउंडर है, और उन्होंने पहले फ्रीचार्ज बनाई थी जो उन्होंने बेच भी दी। और फिर अश्नीर ग्रोवर भी वापस आना चाहिए मेरे ख्याल से। और आपको क्या लगता है कौन से दूसरे जजेस हो सकते हैं, वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। और शार्क टैंक के ऊपर अभी आपकी क्या राय है वो भी कमेंट में मुझे लिख के बताइए, और दूसरों को भी अवेयर कीजिए। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूं जिससे आपका कुछ फायदा हो तन मन धन से।